जो स्टूडेंट्स आने वाले टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 के PYQ पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आंसर के लिए नहीं, बल्कि एग्ज़ाम में कैसे सोचना है वो समझने के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इस वीडियो को क्लास की तरह देखिए, पेन पेपर साथ रखिए और हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि ये PYQ सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने हेड की थी। इस रिपोर्ट को ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कहते हैं और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है। इसीलिए जब भी आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रुटलैंड दिखे, एक ही नाम याद आना चाहिए, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। इसलिए आंसर ऑप्शन सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा मैन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। फ्रूट ऑर्चार्ड देख के ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डैम, आर्टिफिशियल लेक, एग्रीकल्चरल फील्ड, ये सब इंसान बनाता है। फ्रूट ऑर्चार्ड में पेड़ नेचुरल होते हैं, इसीलिए ये मैन मेड इन्वायरमेंट नहीं माना जाता। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 कहाँ हुई। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं और अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इकोसिस्टम का कौन सा स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन करता है। इकोसिस्टम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, ये सराउंडिंग से आइसोलेटेड नहीं होते और डिकम्पोजर्स के बिना इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता। इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इकोसिस्टम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्बीवोर्स का ट्रॉफिक लेवल कौन सा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक लेवल पीछे चले जाते हैं। प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 1। हर्बीवोर प्लांट खाते हैं, इसीलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो हर्बीवोर्स बिलोंग करते हैं ट्रैफिक लेवल 2 में। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हुआ तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फूड चेन वाले क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सल्फर का सबसे बड़ा सरफेस रिजर्वायर कहाँ है। सल्फर साइकिल में सबसे ज़्यादा सल्फर समुद्र में सल्फेट फॉर्म में मिलता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ओशियन, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर कहता है पायनियर कम्युनिटी कौन बनाता है। बेयर रॉक पे सबसे पहले लाइचन आता है। लाइचन सॉइल बनाता है, फिर मॉस, ग्रास और आगे सक्सेशन होता है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डेजर्ट इकोसिस्टम का मेजर प्रेडेटर वर्ड कौन सा है। ऑप्शन देखिए, एक ही वर्ड है जिप्सस बेंगेलेनिसिस, मतलब भल्चर। इसीलिए बिना घूमे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एयर वाटर के बीच सरफेस पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। प्लैंकटन पानी के अंदर, बैथोस बॉटम पे, नेक्टन एक्टिवली स्विम करते हैं, सरफेस पे रहने वाले होते हैं न्यूस्टन। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए न्यूस्टन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ओशियन का कौन सा जोन स्वेलो और सबसे प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सनलाइट प्लस न्यूट्रिएंट। ये कंडीशन मिलती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जोन होता है नैरेटिक जोन। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक फ्लो समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के PYQ और इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। यहाँ पे लोग टेम्परेट फॉरेस्ट या एवरग्रीन मार्क कर देते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ज़्यादा स्पेसीज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर वार्म होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है और ग्रोथ ईयर राउंड होती है। इसी वजह से यहाँ प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट सब कुछ मैक्सिमम होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्लांट से पानी वेपर के फॉर्म में निकलना क्या कहलाता है। स्कूल लेवल लगता है पर एग्जाम में फंसते या फिसलते यही हैं। लीव्स के स्टोमाटा से पानी बाहर निकलता है, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन जनरल प्रोसेस है, प्लांट स्पेसिफिक नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ट्रांसपिरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ड्राउट का डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट कौन सा है। क्यों बर्ड को ध्यान से सुनना है। डायरेक्ट ड्राउट आया, फसल खराब हुई, सीधे पैसे का नुकसान। फूड शॉर्टेज और कन्फ्लिक्ट बाद के इफेक्ट्स हैं, इसीलिए सही आंसर क्रॉप लॉस ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझ आ गया तो वीडियो को शेयर कर देना, एग्जाम में ये ट्रैप कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डेक्कन मालवा प्लेट्यू में कौन सी सॉइल मिलती है। ये रीजन वॉल्केनिक लावा से बना है और वॉल्केनिक रीजन का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी में मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉटन के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कौन सा लैंड डिग्रेडेशन का काउज नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, यहीं पे पेन रुकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर ये सब लैंड को खराब करते हैं, लेकिन वाटर सेट डेवलपमेंट लैंड को इम्प्रूव करता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट दिखे तो हमेशा डबल चेक करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये फॉरेस्ट कम एरिया कवर करते हैं, लेकिन स्पेसीज और प्लांट डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन ये सिर्फ अमेजन और नील के पास ही मिलते हैं। एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं, इसीलिए गलत स्टेटमेंट है फाउंड ओनली नियर अमेजन एंड नील ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले MCQ इग्नू के फेवरेट हैं। यहाँ तक आए हो मतलब फ्लो समझ आ रहा है। आगे फॉरेस्ट पॉलिसी और बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड तक बने रहना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट कवर आइडियल माना जाता है, 30 या 35 नहीं, सीधा 33% याद रखिए। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी 33% होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 NTFP का फुल फॉर्म क्या है। वन लाइनर है, यहाँ मार्क्स छोड़ना पाप है। NTFP मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे तेंदुपत्ता, लैक, गम, हनी, यानी आंसर बी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
बायोडायवर्सिटी की बेसिक यूनिट कौन सी है? बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। इनमें स्पेसीज डायवर्सिटी को बेसिक यूनिट माना जाता है, इसीलिए आंसर बी जो है इसका हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे कंजर्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंडिया के सबसे बड़े बायोजियोग्राफिक जोन कौन सा है? यहीं पे लोग हिमालय देखकर फंस जाते हैं। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है डेक्कन पेनिनसुला, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डेक्कन पेनिनसुला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स इंडिया के मेगा बायोडायवर्सिटी रीजन में आते हैं। हाई रेनफॉल, डेन फॉरेस्ट और इंडेमिक स्पेसीज यहीं मिलते हैं, इसीलिए वेस्टर्न घाट को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया में कितने बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं? यहीं पे लोग 4 और 6 में कंफ्यूज होते हैं। इंडिया में ऑफिशियली 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा वेस्टर्न घाट और चौथा सुंडालैंड निकोबार पार्ट में, इसीलिए 6 हॉट स्पॉट वाली स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नंबर्स वाले क्वेश्चन लाइटली नहीं लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बिनिंझम इंटरनेशनल सीपोर्ट कहाँ स्थित है? बिनिंझम एक डीप वाटर सीपोर्ट है जो केरला में बन रहा है, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पोर्ट्स और लोकेशन मैप बेस्ड होते जा रहे हैं, इसको नोट कर लिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कौन सा एनर्जी रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है? सिंपल लगता है पर एग्जाम में यही जल्दी मार्क करना होता है। कोल लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है और जलने के बाद वापस नहीं बनता, इसीलिए कोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी इसका जो ऑप्शन है आंसर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? बायोमास प्लांट और वेस्ट से मिलता है और लगातार रीजनरेट होता रहता है, इसीलिए ऑप्शन डी बायोमास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टेक्नोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, यहीं पे समझना जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है एनवायरनमेंट कितनी पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी तब बढ़ती है जब टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्स के एफिशिएंट यूज होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कौन सी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है? पैसेंजर पिजन एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कांग्रेस ग्रास को क्या कहते हैं? नाम इंडियन लगता है पर प्लांट बिल्कुल इंडियन नहीं है। कांग्रेस ग्रास का मतलब पार्थेनियम होता है जो एक इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आए हो तो एक बात पक्की है, तुम PYQ सीरियसली ले रहे हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है नेशनल पार्क कौन से टाइप का कंजर्वेशन एग्जाम्पल है? नेशनल पार्क में स्पेसीज को नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी नेशनल पार्क और सेंचुरी करेक्ट हो जाएगा। अगर इन सीटू वर्सेस एक्स सीटू क्लियर हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, ये एग्जाम का फेवरेट एरिया है।
क्वेश्चन नंबर 30 मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन सबसे बेस्ट ट्रिक होती है। यहाँ पर सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, 1 का 3 हो जाएगा। हरी के पंजाब में है, यानी 2 का 1 होगा। चिल्का जो है ये उड़ीसा में झील है और भरतपुर राजस्थान में है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 की तरफ। अब पेपर का वो हिस्सा स्टार्ट होता है जहां पॉल्यूशन, वेस्ट और क्लाइमेट से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ थ्योरी कम, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन का मेन काउज क्या है? कीवर्ड ध्यान से देखिए। मेन काउज जब फार्म से फर्टिलाइजर बह के नदी, झील में चला जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। इससे अलग ब्लूम होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर डी जो है इसका होगा। अगर यूट्रोफिकेशन का लॉजिक क्लियर हुआ तो लाइक कर देना, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। नंबर 32 पूछता है कौन सा एक नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है? स्मॉग प्लस फॉग मिलकर स्मॉग बन जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया और व्हीकल के पास ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ऑप्शन सी स्मॉग जो है ये नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है। शॉर्ट वर्ड है पर मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? वाटर पॉल्यूशन का फेवरेट टर्म है। टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड होता है। वाटर क्वालिटी मेजर करने में यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन बी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वाटर पॉल्यूशन चैप्टर स्ट्रांग हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न 34 की तरफ। डेसिबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? साउंड को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साउंड को मेजर किया जाता है साउंड प्रेशर के थ्रू। यूनिट होती है डेसिबल। इसीलिए आंसर बी जो है साउंड प्रेशर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछता है कि हजार्डस वेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? यहाँ केमिस्ट्री का टच आ जाता है। सल्फर कंपाउंड की स्मेल शार्प होती है। इसीलिए जो है पंजेंट ऑर्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन ट्रिकी लगते हैं पर लॉजिक से हो जाते हैं। अगर यहाँ तक आए हो तो पॉल्यूशन चैप्टर का बेस क्लियर हो चुका है। अब वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? तो यही है, कंडीशनिंग का मतलब होता है वेस्ट को हैंडल करने लायक बनाना। ट्रीटमेंट से पहले का स्टेप होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इंसिनरेशन प्रोसेस क्यों इस्तेमाल होता है? इंसिनरेशन में वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है ताकि वॉल्यूम कम हो जाए और पैथोजेंस मर जाएं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछता है आईपीसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ? आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 ईस्वी में। इसीलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर
हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो आप राइट ट्रैक पे हो। आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट के साथ आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड रेन का इफेक्ट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है, एसिड के वजह से नहीं। तो इसीलिए ये प्रश्न का सही ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अर्थ समिट 2002 में कहाँ हुई थी? ये समिट 2002 में हुई थी और लोकेशन था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्षेत्रीय पीठ है, यानी जोनल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कहाँ है? तो इस प्रश्न हमें जानना पड़ेगा कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का हेडक्वार्टर से रेगुलेट होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड होते हैं। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 43। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A स्टेट को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का डायरेक्शन देता है। इसलिए ऑप्शन बी आर्टिकल 48A इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नंबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है। इसीलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, कौन सा डिजीज प्योरली जेनेटिक नहीं है? सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जो बिहेवियरल और परसेप्शन इशू के कारण होता है। इसीलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कौन सा ऑप्शन एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो यहां पर देखते हैं, एटमॉस्फेरिक टाइप में जो हैजार्ड होता है वो होता है हीट वेव, यानी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा हीट वेव। बी का जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, बायोलॉजिकल का पेस्ट इन्वेंशन। जियोलॉजिकल का जो है लैंडस्लाइड हो जाएगा और हाइड्रोलॉजिकल का बार हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यह प्रश्न पूछता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस नदी के कारण है? तो ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये केरल में कुंती नदी के किनारे है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछता है कि इनमें से किसने एनवायरमेंटल एथिक्स के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है? अगर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करे और एनवायरनमेंट को इग्नोर करे तो इथिक्स फेल हो जाता है। इसीलिए गलत अप्रोच है इकोनॉमिक प्रॉफिट ओनली, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इसमें पूछा जा रहा है, लैंड एथिक का कंसेप्ट किसने दिया?
अल्डो लियोपोल्ड ने लैंड एथिक्स का आइडिया दिया था, जिसमें ह्यूमन को नेचर का पार्ट माना गया था। इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 पर। यह पूछता है कि कौन सा कथन गलत है। यानी ऑप्शंस देखने के बाद पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्कोप किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल आता है। पूरे सिविल इंजीनियरिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 टर्म इंड एग्ज़ाम के पूरे 50 PYQ यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर इस सीरीज से कॉन्फिडेंस आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। अगले वीडियो में जून 2023 के रैपिड PYQ के साथ मिलेंगे और इसका रैपिड रिवीजन करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले सब लॉक हो जाए। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं, सही चीज़ बार बार पढ़ना ज़रूरी होता है।